दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी हैं ये, और महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, पन्ना भय ने जिनको बचाया था, उनके पिताजी थे। महाराणा सांगा 1509 में चित्तौड़ के शासक बनते हैं। 27 वर्ष क्या थी उम्र थी। 27 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। उनके पिताजी थे रायमल। उनके पिताजी थे रायमल। तो रायमल के 3 पुत्र थे। एक तो था जयमल, एक था पृथ्वीराज और एक था संग्राम सिंह। इन 3 पुत्र जो जब छोटे थे तब भी इनके बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी होती रहती थी। तीनों में से कौन शासक बनेगा, इसके बारे में तीनों अपने अपने आप में कभी कभी विद्रोह करते थे। एक बार ये किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष भविष्यवाणी करता है। ज्योतिष कहता है, पृथ्वीराज जी और जयमल जी, आप दोनों के हाथ भी तो ठीक है, लेकिन जो राजयोग है वो संग्राम सिंह के हाथ में मुझे दिख रहा है। ऐसी भविष्यवाणी जब ज्योतिष ने की तो ये तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। इन दोनों ने कहा, भाई ये क्या। जब आपस में लड़ने लगे तब सारंगदेव कौन था? रायमल का चाचा। ये बीच में आता है और इन तीनों को समझाता, भाई इसने तो भविष्यवाणी तो की है, भविष्यवाणियां कभी सच होती नहीं है, और आप लड़ाई मत मारो करो। फिर भी पृथ्वीराज ने इनको हूड़ मारी। हूड़ से इनकी एक आंख थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। एक आंख हमेशा हमेशा के लिए राणा सांगा की चली गई। अब राणा सांगा अभी संग्राम सिंह अब यहां से पहुंच गए अजमेर। अजमेर का एक स्थान है श्रीनगर। वहां पहुंच गए। श्रीनगर वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं। वहां पर कई महीनों तक रहे। उसके बाद महाराणा रायमल ने इनको बुलाया और बुला करके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब से महाराणा सांगा बन गए उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी बन गए। 1509 में जब महाराणा रायमल की मृत्यु होगी, उसके बाद वो बन गए शासक। अब शासक बनते उनके सामने कई प्रारंभिक कठिनाइयां थी, वो मैं आपको भी बता रहा हूं। अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ करके मेरी एक विनती आपसे है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरे वीडियो दूंगा। इतिहास की वो जानकारी दे रहा हूं जो लगभग बहुत कम वीडियो इस पर बने हैं, तो वो जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं ईडर का प्रश्न, यानी गुजरात का उस समय क्या माहौल था। उस समय ईडर का शासक था भाण। ईडर का शासक कौन था? भाण था। भाण के 2 पुत्र थे। एक का नाम भीम था और एक का नाम सूर्यमल था। सूर्यमल बड़ा था और भीम छोटा था। तो भाण की मृत्यु के बाद उनका शासक बनता है सूर्यमल। कौन बनता है? सूर्यमल। इधर भीम। कौन बनता है? सूर्यमल। लेकिन सूर्यमल 18 माह तक रहता है और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। 18 माह तक शासन करने के बाद सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है, तो उनका पुत्र बनता है रायमल। कौन बनता है उनका पुत्र? रायमल बनता है शासक। किसका? सूर्यमल का पुत्र रायमल। लेकिन रायमल अभी भी इस उम्र में इतना बड़ा नहीं। उधर भीम है, वो बड़ा है, भीम इन पर अधिकार कर देते हैं, भीम इन पर अधिकार कर देते हैं। ठीक है। उसमें गुजरात का था मुजफ्फर। कौन था गुजरात का? मुजफ्फर के सहयोग से भीम है वो ईडर का शासक बन जाता है। समझ में आ रहा है ना कि गुजरात के सहयोग से ईडर पर हस्तक्षेप करते हैं और रायमल को हटा करके भीम को ईडर का शासक बना देते हैं। अब देखिए, अब ये रायमल है, अब वो छोटा है, राजकुमार है, अब वो राजगद्दी से हट जाता है तो वो आ जाता है मेवाड़। वो आ जाता है मेवाड़। कहाँ? मेवाड़ राणा सांगा की शरण में। राणा सांगा की शरण में। राणा सांगा तो स्वीकार कर लेते, भाई कैसे आना हुआ आपका? तो कि जी मैं ईडर का शासक था, मेरे पिताजी थे, मैं पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी उम्र कम थी, मुझे भीम ने, मेरे चाचा ही थे, उन्होंने मेरे को हरा दिया, मुजफ्फर ने उसके सहयोग से मुझे हटा दिया और मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। तब इनको स्वीकार कर लेते राणा सांगा। और राणा सांगा की पुत्री की जो शादी है, कि शादी इस राजकुमार से कर लेते, इस रायमल से कर लेते। अब इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध हो गया, रायमल इनका जमाई शाह हो गए। अब जमाई शाह के लिए 1515 में राणा सांगा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गुजरात। और ईडर पर वापस रायमल को बिठा देते, रायमल को शासक बना देते। ये तो था महाराणा सांगा का पहला अभियान। क्या था? पहला अभियान, जिसमें रायमल महाराणा सांगा की शरण में चला गया। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई और शादी उससे कर दी। फिर सांगा के सहयोग से ईडर का शासक वापस रायमल बन गया। अब रायमल शासक बनते भीम के पुत्र उस समय शासक थे भारमल। भीम का पुत्र कौन था उस समय? भारमल। अब भारमल को हटा दिया। भारमल को हटाया तो भारमल तो दुखी हुआ, उससे ज्यादा मुजफ्फर दुखी हुआ कि मेरा आदमी था और आपने उसको कैसे हटाया। जब बस में सवारी करते हैं, यात्रा पे जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम उनके स्टाफ हैं, किराया नहीं देंगे, लेकिन जब उससे किराया वसूला जाता है, वो फोन करता है अपने स्टाफ को कि जी मैं आपका स्टाफ हूँ और मेरे से किराया वसूला, तो वो ज्यादा क्रोधित होता है और वो सामने आगे बस वाले से भिड़ते हैं कि मेरा आदमी और किराया कैसे लिया। वो ऐसा यही हुआ है कि भीम मेरा आदमी था और मेरे आदमी को आपने कैसे हटाया। ये 1515 की बात है, 1515 की बात है। भीम को हटा करके वापस रायमल बना है। अब यहाँ पर निजाम मुल्क अहमदनगर का एक सामंत था, निजाम मुल्क कहाँ का था? अहमदनगर। इस निजाम मुल्क को जो अहमदनगर का था उसको कहते जाओ और आप वापस भारमल को शासक बनने में सहयोग करो। तो निजाम मुल्क आता है ना, आता है। उधर रायमल है वो पहाड़ों में भाग जाता है, रायमल पहाड़ों में भाग जाता है, लेकिन पीछा करने पर भी वो पकड़ा नहीं जाता है और ये निजाम मुल्क हार करके वापस आ जाता है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। उसके बाद
एक भाट के सामने, निजाम मुल्क एक भाट के सामने राणा सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर लेते हैं, कुत्ते से कर लेते हैं। राणा सांगा की तुलना कुत्ते से की है। अब राणा सांगा वहां से तैयार हो गया। राणा सांगा वहां से तैयार हो गया। कहां से तैयार हुआ है? राणा सांगा मेवाड़ से गुजरात की तरफ आ गया। ठीक है, राणा सांगा मेवाड़ से गुजरात की तरफ आ गया है। उधर हम देखते हैं तो उस समय इब्राहिम लोदी कहाँ का था? दिल्ली का था। इब्राहिम लोदी कहाँ का था? दिल्ली। जो अगला युद्ध 19 से होगा। फिर राणा सांगा यहाँ आते हैं और राणा सांगा वहां लूटपाट मचाते हैं और अपने जवाई को वहां ईडर की राजगद्दी पर बैठाते हुए वापस लूटपाट मचाते हुए मेवाड़ वापस लौट जाते हैं। अब जो कि खिलजी के साथ सिकंदर लोदी पहले सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी है। अब इब्राहिम लोदी बना है दिल्ली का शासक। इब्राहिम लोदी भी महाराणा सांगा के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी था। इसका मौका का फायदा उठा इब्राहिम लोदी ने 1517 में खातौली, जो कि वर्तमान में कोटा में, पहले ये बूंदी में था, वहां पर विद्रोह कर दिया। कहां पर? खातौली। वर्तमान में कहा? कोटा में, उसमें बूंदी में था। तो कोटा के खातौली नामक स्थान पर इब्राहिम लोदी की सेना आ जाती है। मेवाड़ और राणा सांगा और इनके मध्य होता है युद्ध और सांगा उस समय जीत जाते। ये तो थी पहली राणा सांगा की दिल्ली पर विजय। अब राणा सांगा की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक और राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर को हरा दिया। उसके बाद दिल्ली के शासक को हराना एक बहुत बड़ी बात थी। इससे इब्राहिम लोदी बहुत ही नाराज हुआ। इब्राहिम लोदी ने दूसरे साल 1518 में मियां माखन खां 1518 मियां माखन खां ये सेनापति है। किसका सेनापति है? इब्राहिम लोदी का सेनापति है। इस मियां माखन खां के नेतृत्व में बाड़ी नामक स्थान धौलपुर में, बाड़ी नामक स्थान है, कहाँ है? धौलपुर में, वहां पर आक्रमण किया। उसमें भी राणा सांगा विजयी हो गए। राणा सांगा विजयी हो गए। इस युद्ध में राणा सांगा की प्रसिद्धि है वो और अधिक फैल गई। अब राणा सांगा राजस्थान के नहीं हुई, जबकि भारत के एक बहुत ही ताकतवर राजाओं में गिने जाने लगे, क्योंकि दिल्ली के शासक को 2 बार हराना ये किसी के वश की बात नहीं। उस समय मालवा की बात करें, मालवा का मेवाड़ से हमेशा संबंध रहा है। मेवाड़ और मालवा के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। उस समय मालवा का शासक था मेदिनी राय, लेकिन मेदिनी राय को महमूद खिलजी सेकेंड, जो महमूद खिलजी फर्स्ट था, उसका युद्ध तो हुआ था महाराणा सांगा के दादा कुंभा के समय, लेकिन महमूद खिलजी सेकेंड का युद्ध होगा वो होगा महाराणा सांगा के साथ होगा। तो महमूद खिलजी सेकेंड ने मेदिनी राय को हरा करके स्वयं राजा
बन गया और मेदिनी राय को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन वहां के जो सरदार थे उनके, वो मेदिनी राय से ईर्ष्या करते थे। मेदिनी राय की जो प्रतिष्ठा थी उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए वो हमेशा महमूद खिलजी का कान भरते रहते थे। एक दिन मेदिनी राय भाग करके मेवाड़ आ गए। कहाँ आ गया? सांगा की शरण में। कहाँ आ गया? सांगा की शरण में आ गया। अब सांगा की शरण में आ गया तो सांगा ने उसको स्वीकार कर दिया और इनको एक तो दी थी, 2 रियासतें दी इनको, 2 जागीर, एक तो दी घाघरोन और एक दी चंदेरी। इन 2 स्थानों की जागीर दे दी। महमूद खिलजी द्वितीय ने सांगा को कहा भाई हमारे आदमी को वापस भेजो, लेकिन सांगा ने मना कर दिया। जब सांगा ने मना किया तब महमूद खिलजी द्वितीय है वो युद्ध करने के लिए आ गया। युद्ध करने के लिए आ गया। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में राणा सांगा की जीत होगी। राणा सांगा की जीत हुई और महमूद खिलजी सेकंड उसको पकड़ा गया। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा गया। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था आसफ खान, वो मारा गया और स्वयं गिरफ्तार, और उसको गिरफ्तार करके कहाँ ले गया? चित्तौड़। कहाँ ले आए? चित्तौड़ ले आए। चित्तौड़ लेकर के उनको कैद में रखा। महाराणा सांगा ने उनको कैद में रखा। एक दिन महाराणा सांगा एक गुलदस्ता लेकर के महमूद खिलजी द्वितीय के पास गए और कहा लीजिए जी। तब महमूद खिलजी द्वितीय ने कहा साहब लेने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हाथ ऊपर करके दे सकते हैं और एक हाथ नीचे रख के ऊपर वाले को दे। अब हाथ नीचे रख कर ऊपर वाले को दे, ये तो मैं तो एक कैदी हूं, ये तो मेरे से शोभा नहीं देता है, और आप हाथ ऊपर वाले करके दे रहे हो, और ये मैं भिखारी थोड़े ही हूं, मैं भी एक सामंत हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। उसी समय राणा सांगा प्रसन्न हो जाते, कहते ये ले तेरा मालवा, और मालवा वापस दे देते। आजा मालवा वापस कर देते हैं। राणा सांगा की जय जयकार हो रही है कि यार ये कैसा राजा है, एक ही झटके में राज को भी दे रहा है, और इनको रखा गया 3 महीने कैद। इनके दादाजी को महमूद खिलजी फर्स्ट को महाराणा कुंभा ने रखा था 6 महीने कैद। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अब पूरे राजस्थान के अंदर महाराणा सांगा की जय जयकार होने लगी। आस पड़ोस के जो थे उन सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी कि हम भी दोस्ती करेंगे, हम भी दोस्ती करेंगे। अब महाराणा सांगा ने एक सम्मेलन बुलाया, सभी राजपूत राजा उसमें उपस्थित हुए। महाराणा सांगा ने सबका स्वागत किया और उसके बाद महाराणा सांगा जमीन पर ही बैठ गए। तो सलूम्बर के राजा थे रतन सिंह जी, चुंडावत थे, उन्होंने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हो, आप तो शासक हो, आपको ऊपर बैठना चाहिए, मेवाड़ की राजगद्दी हमारे लिए सिरमौर है। तब कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि जो मूर्ति है वो अगर खंडित हो जाती है उसके स्थान पर नई मूर्ति को बिठाया जाता है। जिस प्रकार मेरा शरीर है उस शरीर पर इतने घाव लग गए, मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख टूट गई है, 70-80 घाव मेरे शरीर पर लग गए हैं, अब आप इस कुर्सी पर किसी लायक आदमी को बिठा दो। तब सभी राजपूतों ने मिल करके कहा नहीं साहब, इसकी युगी आप ही हो, ये तो वीरों का आभूषण है,
जो शरीर पर जो घाव लगे हुए हैं ये तो वीरों के आभूषण है। आपको ही इस कुर्सी पर बैठना है और आपको ही मेवाड़ का सिंहासन सुशोभित करना है। अब उस समय एक बाबर को बुलाना पड़ेगा। अब उस समय बाबर, ठीक है ना, समरकंद, तैमूर लंग की 5वीं औलाद और मंगोल वंश के सऊदी वंश की दोनों की मिक्सर औलाद बाबर है। वो बाबर भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आता है। बाबर नामा तुजुकी बाबरी, जो कि बाबर की खुद की पुस्तक है, उसमें वो खुद लिखता है कि मुझे महाराणा सांगा ने बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि आप इब्राहिम लोदी पर अधिकार कर लेना, इब्राहिम लोदी को हरा देना, मैं आगरा पर अधिकार कर लूंगा। लेकिन ये बात सत्य प्रतिकामी होती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा को बाबर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से इब्राहिम लोदी को 2 बार महाराणा सांगा हरा चुका है। लेकिन बाबरनामा में ठीक है उसने लिखी है। तब 1526 बाबर का आगमन हो जाता है। बाबर भारत आता है और 1526 में पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही 1526 में पानीपत के मैदान में लड़ते हैं और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। अब अगला निशाना 1527 अगला जो निशाना था वो था खांडवा, यानी राणा सांगा। राणा सांगा अगला निशाना था। उन्होंने अपनी सेना रख ली, वो रखी आगरा। उधर बयाना जो कि भरतपुर में पड़ता है, वहां पर फरवरी के महीने में, फरवरी माह में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य एक झड़प होती है, जिसमें राणा सांगा की सेना है वो बाबर की सेना को भगा देती है। भागती हुई सेना पर राणा सांगा की सेना पीछा नहीं करती है। ये राणा सांगा की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उसी समय राणा सांगा की सेना बाबर की भागती हुई सेना पर पीछा करती तो हो सकता है बाबर भी वहां से भाग जाता, लेकिन पीछा नहीं किया। उसके बाद पूरे राजस्थान के जो राजपूत थे वो सब सांगा के साथ हो गए, इसलिए राणा सांगा का हिंदू पद पादशाही, हिंदू पथ पादशाही, क्योंकि हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला कौन था? राणा सांगा था। देखें तो उस समय मारवाड़ के शासक थे महाराणा गंगा। महाराणा गंगा के ज्येष्ठ पुत्र मालदेव सम्मिलित हुए थे, मालदेव सम्मिलित हुए थे। उस समय भरतपुर का शासक था जगदेव परमार। वही जगदेव परमार जिसको बिजोलिया की जागीर महाराणा सांगा ने दी थी। सलूम्बर के शासक रतन सिंह, यानी कि पूरे राजस्थान के लगभग सभी शासक महाराणा सांगा के साथ थे और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध होता है 16 मार्च 1527 को। कब होता है? 16 मार्च 1527 को। वो कहाँ होता है? वो होता है खानवा। खानवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। अब महाराणा सांगा के पास सेना भी ठीक थी, 1,20,000 के लगभग सेना थी, लेकिन बाबर के पास अत्याधुनिक हथियार थे, उनके पास तोपें थी और उनके पास तुगलका पद्धति थी। इसकी वजह से बाबर है वो थोड़ा इस युद्ध में हावी रहा, लेकिन फिर भी राजपूतों का जो शौर्य था वो अपने शर्म सीमा पर था और लगभग बाबर की सेना का अंत होने वाला था। उस समय बाबर ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाया, गर्मी का बहाना बना करके, वो फिर गर्मियों का महीना होता है, उसमें वो रेस्ट कर रहे थे। उसमें भगवान से अरदास, हे भगवान ये क्या कर दिया है,
तब कहते हैं सभी सैनिक है उन्होंने हार मान ली, सब सैनिक बैठ गए। तब बाबर ने सैनिकों को कहा, सैनिकों तैयार हो जाओ, वापस युद्ध के लिए तैयार होना है। तो सभी सैनिकों ने एक साथ मना कर दिया कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार राजपूत सैनिक थे वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, उससे बाबर के सैनिक तो भयभीत थे। लेकिन बाबर ने वह कूटनीति का सहारा लिया। बाबर एक बहुत ही अच्छा कुशल सेनापति था। शासन करने में वो निपुण नहीं था, वो एक कुशल सेनापति था। तब उनका पुत्र हुमायूं भी वहां आ गया, कामरान भी आ गया। अब इन सब ने मिलकर के रणनीति बनाई। बाबर ने कहा कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं और हम सब इस्लाम धर्म वाले मिलकर के इस हिंदू धर्म वाले को, यानी इस युद्ध को धर्म से जोड़ दिया। तब सैनिकों ने कहा साहब आप कौन से धर्म को मानने वाले, आप धर्म की कोई बात मानते तो नहीं है। अंत में बाबर ने कहा मैं धर्म की बात मानता हूं और मैं धर्म की किसी भी बात को मानूंगा आज से, और अब आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। और इन्होंने इस युद्ध को जिहाद की उपाधि दे दी, जिहाद की उपाधि दे दी और अपने आप को गाजी का, यानी कि हम इस युद्ध के अंदर हिंदुओं को मारेंगे और यहाँ पर मुगल सत्ता की स्थापना करेंगे। उसके बाद सभी सैनिक उनके साथ हो गए। उनको पता चल गया कि मरना तो है, यहाँ तो युद्ध में मरेंगे, यहाँ भी राणा सांगा हमें मार देगा। तभी वो उस तुगलक पद्धति से युद्ध में भाग लेते हैं, तोहफे हैं वो सजाते हैं, और राजपूत सैनिक जो कि घोड़े पर थे, तलवारें हाथ में थी, लेकिन उनके पास बंदूकें थी, तोहफे थी। जब पहली बार बंदूकों और तोहफों को देखा, उधर राणा सांगा हाथी पर सवार होकर के आ रहा था। पहली बार तोहफों को हाथियों ने देखा तो हाथी तो पहले से घबरा गए। हाथियों ने पहले से बैग गिर लगा दिए। जब हाथियों ने पहले से बैग गिर लगा दिए ना, तो उस समय कई लोगों को तो हाथियों ने कुचल दिया। तब उसमें एक तीर महाराणा सांगा के लग गया और महाराणा सांगा घायल हो गया। युद्ध भूमि में राणा सांगा घायल हो गया। अब बाकी वाले राजपूतों ने देखा कि अगर राणा सांगा यहाँ घायल हुआ और सबको पता चल गया कि राणा सांगा युद्ध मैदान में नहीं है, तब बाकी वाले सैनिक भी वो हार मान लेंगे। इसीलिए सलूम्बर के शासक रतन सिंह को कहा कि साहब ये जो इनकी राजसेना है ना, सलूम्बर के शासक रतन सिंह को कहा कि ये जो राजसेना है इसको आप धारण करो। लेकिन इस रतन सिंह ने कहा कि मैंने पहले से ही हमने एक संधि की है, उसके अंतर्गत हम मेवाड़ के राजसेना धारण नहीं करेंगे। तब उस समय झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के राजसेना धारण किए और युद्ध को जारी रखा। उधर महाराणा सांगा को बसवा ले गए। कहाँ ले गए? बसवा ले गए। और फिर काफी समय बाद जब उसका ट्रीटमेंट किया और उसका होश आए महाराणा सांगा के, तब देखा भाई क्या हो, कहाँ हो? तब उन्होंने कहा युद्ध का क्या हुआ? तो सैनिकों ने कहा युद्ध तो हम हार गए। तब राणा सांगा ने उनको भला बुरा कह दिया कि यार ये क्या कर दिया, युद्ध से भाग कैसे गए, ये तो जीतेंगे हम। तब कहते हैं वापस चंदेरी की तरफ बाबर की सेना आ रही थी। उस समय राणा सांगा के भी दो गुट हो गए। एक गुट तो वो था जो युद्ध नहीं करना चाहता था, एक गुट वो था जो राणा सांगा के साथ था लेकिन युद्ध नहीं कर रहा था। उसके जो सैनिक थे उन्होंने राणा सांगा को जहर दे दिया। कहा था ये तो खुद तो मरेगा ही मरेगा और हम लोगों को भी मारेगा ही। हम लोग मरेगा ना, हम लोगों को भी मारेगा, क्योंकि अभी इसकी स्थिति तो नहीं है युद्ध करने की, शरीर पर 80 घाव है। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसको है सैनिक का भग्नावशेष।
सैनिक का भग्न अवशेष यानी एक प्रकार का अवशेष ही बचे, शरीर पर 80 घाव लगने के कारण इसको कहा गया जेम्स टोड ने कहा है सैनिकों का भग्न अवशेष। ठीक है ना। अब राणा सांगा को जहर दे दिया गया और राणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो गई। 1528 में मृत्यु हो गई। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये एक राणा सांगा मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली से भी शक्तिशाली एक शासक था, जिनकी ख्याति दिल्ली तक थी। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी लिखा है कि दिल्ली, मालवा और गुजरात इन तीनों के पास शक्ति नहीं है कि वो मेवाड़ को हरा सके। इसका मतलब मेवाड़ था उसमें बहुत ही शक्तिशाली शासन था। ठीक है ना। इस वीडियो का आप शेयर जरूर करें आगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।